नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में हलचलें होती रहती। फिलहाल यहाँ जो हलचलें हैं वो शिक्षा के मंदिरों की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ मंदिर की बात अगर कहें तो यहाँ पर शिक्षा के मंदिर की बात, जहाँ पर शिक्षा मिलती है, जहाँ ज्ञान मिलता है, वो शिक्षा का मंदिर कहलाता है। और यहाँ पर जो हलचल हो रही है वो मदरसों को लेकर हो रही है। पहले भी हमने देखा है कि सर्वे हुए, सर्वे के बाद ये कहा गया कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, वहाँ पर कंप्यूटर लगाए जाएंगे, बेहतर किया जाएगा और उनको आधुनिक किया जाएगा, और वहाँ पर विज्ञान, गणित और तमाम शिक्षाएं भी दी जाएंगी। सरकार का प्रयास है कि वहाँ पर लगातार इस तरह की चीज़ें करके हम उनको विकास की मुख्य धारा में लेके आएंगे, और इसके लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। पर उसके बाद हमने यहाँ पर हाल के दिनों में देखा है कि मदरसों को लेकर जांच भी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कई मदरसे को विदेशी फंडिंग हो रही है, और सूत्र ये बताते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 25,000 से ज़्यादा मदरसे हैं उनमें 16,000 मान्यता प्राप्त हैं और 8,000 से ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त। और 8,000 जो गैर मान्यता प्राप्त है उनमें से आधे मदरसों को विदेशी फंडिंग की बात भी यहाँ कही जा रही है। खैर, सच्चाई क्या है वो तो आने वाले समय में जांच में स्पष्ट हो पाएगा, पर यहाँ पर चर्चा जरूर हो रही है। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है वो अलग है कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो बंद हो जाएं। अगर बंद नहीं होंगे तो वो अपने दस्तावेज दिखाएं। और यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर के 1 दर्जन से ज़्यादा मदरसों को नोटिस जारी की गई है कि आप अपना जो पद्धति है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बंद कर दीजिए, दस्तावेज दिखाइए, अन्यथा अगर आप खोलेंगे तो 10,000 रुपये प्रतिदिन का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। बड़ी बात। जहाँ इस तरह आधुनिकीकरण की बात हो रही थी, सर्वे की बात हो रही थी, बेहतरी की बात हो रही थी, अब यहाँ पर नोटिस जारी किया जा रहा है। और बेसिक शिक्षा विभाग यहाँ नोटिस जारी करके सबको बता रहा है। मुजफ्फरनगर में 10,000 तक जुर्माने की बात हो गई है, और उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसे जो कहा जा रहा है कि जो अवैध है, 8,000 ज़्यादा मदरसे अवैध की बात कही जा रही थी, और आधे मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर विदेशी फंडिंग की बात भी कही जा रही थी। पर विदेशी फंडिंग की बात को यहाँ अलग करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं ये गैर मान्यता प्राप्त है और गैर कानूनी रूप से चल रहे हैं, और सरकार और विभाग इसको लेकर बहुत गंभीर है, और यहाँ पर उनको नोटिस जारी करके अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। पर चूंकि राजनीति है तो राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बयान भी अभी शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं जानबूझ के शिक्षा के मंदिर यानी मदरसों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ ज्ञान दिया जाता है, और ना जाने कितने हमारे देश के महापुरुष, महाविभूतियाँ मदरसों से निकली हैं, ये सबको पता है। अभी हाल में ही हमने देखा था कि नीट की परीक्षा हुई थी, और बड़ी संख्या में वहाँ से मदरसों से बच्चों ने नीट की जो हमारी परीक्षा है वो पास की थी। आंकड़े सबके सामने थे, और बधाइयों का तांता भी लगा हुआ था। पर अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मदरसों को यहाँ पर एक प्रकार से उनकी जांच कराई जा रही है, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। खैर, यहाँ दस्तावेज मांगना कोई गलत बात नहीं है। अगर दस्तावेज यहाँ पर मांगे जा रहे हैं तो दस्तावेज प्रस्तुत कह सकते हैं। गैर मान्यता प्राप्त अलग बात है, मान्यता प्राप्त अलग बात है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त है वो अलग बात है। पर जो गैर मान्यता प्राप्त है, अगर वो गैर मान्यता प्राप्त है तो उनको भी प्रयास करना चाहिए कि वो मान्यता की हद में आए, मान्यता की आंकड़े में आए, उसकी अर्हता को पूरा करें। और अगर दस्तावेज कहने की बात की जा रही तो यहाँ पर जमा करने में कोई बुराई नहीं है। पर चूँकि यहाँ पर जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो उसका हमेशा ये एंगल दिखाया जाता है कि बीजेपी सरकार है और वो जानबूझकर इन मदरसों को निशाना बना रही है। फिलहाल कुछ जरूरी बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, चुनाव नजदीक है। अब मदरसों की जांच भी होगी, विदेशी फंडिंग को भी चेक किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, मुकदमे भी लिखे जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, भजन, कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, इन सब मुद्दों पे बात होगी। अगर बात नहीं होगी तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे नहीं होगी, महिला सुरक्षा पे नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मैनिफेस्टो पे बात नहीं होगी। लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार आई है, हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है, मदरसों में कंप्यूटरीकरण किया है, मदरसे में मॉडर्न क्लासेस शुरू किए हैं हमने, और शिक्षा का स्तर बेहतर किया है। हमने हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी है, इनकी पढ़ाई लागू की है, तो इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन लगातार शिकायतें भी आ रही हैं कि 24,000 मदरसों में जो हमारे पास 16,000 मदरसे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, और गैर मान्यता प्राप्त 8,000 मदरसे हैं। तो 24,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसकी जांच एसआईटी कर रही है लगातार शिकायतों के उपरांत।
और तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, जो मदरसे हैं, उनके प्रबंधकों से या उनकी कमेटियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो नहीं दे रहे हैं। लगातार एसआईटी के द्वारा अभी आपने देखा, जैसे शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर में कई मदरसों को नोटिस किया है और उनसे भी कहा कि आप अपना दस्तावेज लेकर आइए, आपकी जो जांच चल रही है उसमें कोऑपरेट करिए। तो बहुत से मदरसे हैं नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं, इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को लेकर जांच कराई थी आदरणीय योगी सरकार ने, और उसमें बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो अस्तित्व में ही नहीं थे और पेपर पे चलते थे। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है, कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। तो जो यहाँ पर हम बयान सुने कि किस तरह से यहाँ पर बयान दिए जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, कोई इसको गलत बता रहा है, कोई कह रहा है कि राजनीति से पूर्ण है, कोई यहाँ पर ये बता रहा है कि आधुनिकीकरण की तरफ यहाँ पर एक कदम है। अब कदम यहाँ पर आधुनिकीकरण की तरफ है, यहाँ पर कोई विशेष कदम है, या वास्तव में नीति सरकार की ऐसी जिसके लेकर सरकार बेहतर करने की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर नोटिस जारी हुए हैं, ये कहा गया है कि 10,000 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे अगर आप गैरकानूनी रूप से मदरसों का संचालन करेंगे। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जब पिछली बार सर्वे हुआ था तो भी काफ़ी उस पर खींचतान हुई थी। हालांकि सर्वे कंप्लीट करा दिए गए थे, रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई थी। उसके बाद ये आंकड़े निकल कर आए थे कि प्रदेश भर में 24,000 से ज़्यादा मदरसे हैं और मदरसों के साथ साथ यहाँ पर 16,000 मान्यता प्राप्त और लगभग 8,500 के लगभग गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। महत्वपूर्ण चर्चा में से है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर अश्विनी शाही पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सभा के रूप में यहाँ पर चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से यहाँ पर वेदप्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे अपनी राय देंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भाई नाबेद सिको अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। अश्विनी भाई, नोटिस जारी कर दी है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर चलाएंगे तो 10,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना, और जबकि मदरसा परिषद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि ये पहले काम समाज कल्याण विभाग द्वारा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कराया जाता था, पर अब नई नीति के तहत यहाँ पर किस तरह से शासन आदेश से अलग बेसिक शिक्षा विभाग वहाँ निरीक्षण कर रहा है, नोटिस थमा रहा है, और यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर मदरसों को लेकर राजनीति की जाए, निशाना बनाया जा रहा है। आधुनिकीकरण नहीं बल्कि जानबूझकर एक नीति है सरकार की मुस्लिम वर्ग के विरुद्ध। जी देखिए, सही कहा उन्होंने। 95 तक जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयाग में कार्यालय था अरबी मदरसा बोर्ड का, और 96 के बाद से जो है ये सब अलग करके वो किया गया है। मगर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग जो है पूरे बच्चों की शिक्षा का काम देखता है जी। तो अगर शिक्षा विभाग जो है उसमें उनसे कह रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर चीजों को जान रहे हैं तो आप नाम लेंगे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तो क्या वो शिक्षा भी देखेगा, उनकी सारी चीजें भी देखेगा? पूरा नहीं देख सकता। अच्छा। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम अपने अपने जिलों का कराएं। ठीक। अब ये बताइए कि जब हम लोगों ने इस पर बहस की है, जब इसका 10-11 महीने पहले सर्वे शुरू हुआ था, आपके यहाँ 2-3 शो हुए इसके। जी जी। लेकिन उसके बाद पहले तो सब लोग कह रहे थे कि सारे मदरसे सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या एक मौलाना मुझे मिले, वो राष्ट्रीय चैनलों पर खूब दिखते हैं, उन्होंने तो एक जारी कर दिया कि जैसे अधिकारी आए जूते चप्पल से मारो। हाँ, मैं देखा था, मैंने जी बिल्कुल देखा है। हाँ जी। तो मैं बाद में जो है आज की स्थिति क्या है कि अगर 24,000 मदरसे हैं उसमें 16,000 नियमित पाए गए जी, 8,000 अगर अनियमित हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, तो भाई कितने लोग गए रजिस्ट्रेशन कराने जी। 4,000 मदरसे उसमें अति संवेदनशील पाए गए हैं। लीजिए, उन मदरसों में मैक्सिमम मुरादाबाद में सबसे ज्यादा पाए गए, सिद्धार्थनगर में श्रावस्ती है, उधर जो है जितना जो है नेपाल का इलाका है बॉर्डर का, वहां सबसे ज्यादा मदरसे अचानक खुल गए और सारे अनियमित थे। लीजिए, इसलिए यहाँ पर ये सरकार का ये नहीं है, सरकार ये चाहती है कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कंप्यूटर हो। अच्छा। गोरखपुर के मदरसों को जाकर देखिए,
जी। क्या स्थिति है। आज गोरखपुर में मदरसों में 40 साल का भी व्यक्ति पढ़ रहा है, 18 का भी पढ़ रहा है, 8 का भी पढ़ रहा है। वहां अंग्रेजी की भी पढ़ाई होती है, वो पढ़ने आते हैं लोग वहां। अच्छा अच्छा। तो ये सुधार का ही नतीजा है। गोरखपुर में स्पष्ट रूप से माननीय योगी जी का शहर है वो। आप जाइए, भेजिए आप अपने संवाददाता को, आपको जी रिपोर्ट देंगे। जी अश्विनी भाई, लेकिन जी जी इतना अच्छा सुधार कर रहे हैं, पर लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं सुधार को? देखिए, स्वीकार करने का 16,000 मदरसों से कहीं आवाज आई है? नहीं आई है। अच्छा अच्छा। नहीं आई है। अच्छा। सरकार ने जब सर्वे करा लिया और उनके आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए जारी किया कि इनको आधुनिकीकरण किया जाए, जी। कहीं से आवाज आई अच्छा। कि गलत किया उन्होंने? लखनऊ में हम लोग रहते हैं और लखनऊ में 131 मदरसे हैं, जी जिसमें 62 मदरसे जो है आधुनिकीकरण के उसमें हैं। जी। पैसे उनको सरकार दे रही है। वो हम चाहते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, एक गरीब घर का बच्चा आता है पढ़े, वो उसकी पढ़ाई अच्छी हो। तो हमने इसीलिए जो 10 पॉइंटर बनाए कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शिक्षक कहां से आते हैं पढ़ाने, कैसी फैकल्टी है वहां, बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही, कहीं सिर्फ दीनी तो नहीं दी जा रही है। अच्छा। ये सारे चीजों का उसमें एक पॉइंट ये भी था कि विदेशी फंडिंग की जांच। अच्छा, विदेशी तो फंडिंग भाई आ जांच गई। करा लीजिए। अच्छा अच्छा। जांच करा लीजिए। जांच क्यों नहीं करा रहे? विदेशी फंडिंग स्रोत क्यों नहीं बता रहे हैं? ठीक। और उसमें सबसे बड़ा सोने में सुहागा ये हुआ है गौरव जी कि वहां पर विदेशी फंडिंग से लाकर धर्म परिवर्तन कराने का भी काम किया अच्छा, गया। ये भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, यही सब की तो जांच हो रही है। अच्छा। एसआईटी में अल्पसंख्यक कल्याण की निदेशक रिभा जी हैं, अच्छा। त्रिवेणी सिंह जी हैं, मोहित अग्रवाल जी हैं। 3 लोगों की एसआईटी बनाई गई है। अच्छा। इस पर भी कई लोगों को जो अनियमित हैं उन्हीं को कष्ट हो रहा है। अच्छा। और और उन्हीं मदरसों में उत्तर प्रदेश देवबंद है, सहारनपुर है, अच्छा। कई जगह। और आसाम में देखिए 2-3 आतंकवादी मदरसों से पकड़े गए हैं। लीजिए। तो एक तरह से कायदे से इसको नीट एंड क्लीन करके शिक्षा का मंदिर, आपने जो कहा हाँ। बड़ा अच्छा कहा जी। कि शिक्षा का आलय कहिए, मंदिर कहिए, मदरसा कहिए, जी। जो भी कहिए, जी। वहां शिक्षा मिलती है तो बिल्कुल। नीट एंड क्लीन शिक्षा मिले। अच्छा। बच्चों को एक अच्छे वातावरण में अच्छा। रखा जाए। सब लोग कागज दिखा दो भाई, कागज दिखाने में दिक्कत क्या चलिए, है? ठीक नहीं है। तो मदरसा बंद करो, ठीक है। उनको नियमित वालों में भेजो। ठीक है, कागज दिखा दो भाई। चंचल यादव, क्या दिक्कत है भाई? कागज दिखाने में क्या दिक्कत है? कागज है तो दिखा दीजिए। समस्या क्या है? आरोप लगा रहा है बीजेपी के निशाना बना रही है। अगर आप खोले हैं कोई संस्थान, तो कागज तो बनवाए होंगे ना, तो कागज प्रस्तुत कर दीजिए। ना जुर्माना भरिए और ना सरकार से आतंकित रहिए। आप बोले सरकार पर आतंकित कर रही है, परेशान कर रही है। क्या जवाब है भाई? देखिए गौरव जी, ये सरकार मूलतः जो सरकार का जो स्ट्रक्चर है, अच्छा। और सरकार का जो बीजेपी का जो इतिहास रहा है, अच्छा, इतिहास रहा है। ये शिक्षा विरोधी सरकार है। अच्छा, शिक्षा विरोधी सरकार है। क्या आपको मैं बात बताता हूँ, सुन है? लीजिए। हाँ, हाँ। मदरसों की तो आप, चूंकि हिंदू मुसलमान करना है इनको, अच्छा अच्छा। और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप देखिए, अच्छा। जो भी ये लोग वादे करते हैं उस वादों पे बात नहीं करना चाहते। अच्छा। ये क्यों लड़ाना चाहते हैं? जाति को जाति में, धर्म को धर्म में लड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने शायद एक चीज़ आपको सुनकर के और आश्चर्य होगा, हाँ। कुछ कोचिंग संस्थान जो बेबाकी से अपनी बात रखते थे, कभी अच्छा। कभी सरकार की नीतियों का विरोध करते थे, आज उनको नोटिस दी गई है। अच्छा, नोटिस दी गई। जिसमें कई सारे कोचिंग संस्थानों के नाम हैं। शायद मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। हाँ, नोटिस बाजीराव, कारण बताइए, कारण क्या? मुझे कारण मैं बता रहा हूँ, पता है 20 जी। कोचिंग संस्थान। बस कारण जानते क्या है? कारण बस ये कि सरकार के खिलाफ कैसे आपकी बोलने की हिम्मत हो गई। आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे जो है अपने छोटी छोटी रील्स थोड़ा आती है नोटिस ना। का थोड़ा प्रारूप बताइए चंचल भाई। देखिए, ये जानकारी मुझे भी हुई थी शायद। सुनिए, लिखा है इन्होंने कि 1 लाख रुपए का जुर्माना जी। राव IAS, इकरा, चहल, और ये बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, और खान स्टडी ग्रुप IAS, और आपका ये एनालॉग है। और आपको याद होगा एक अन एकेडमी जिसने कहा था कि पढ़े लिखों को लोगों को वोट देना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो नोटिस जानी थी। तो नोटिस इसलिए जारी किया गया कि हाँ, आप वहाँ पर फालतू बात कर जी रहे जी हैं। जी। अब अच्छा। आता हूं मैं, इनका शिक्षा विरोधी मानसिकता देखिए। अच्छा, मान सकता। अच्छा। आपने देखा होगा जौहर विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान का बहुत ही मुझे लग हाईटेक, रहा था ये मुद्दा जरूर लेके इतना आएंगे। टॉप क्लास का विश्वविद्यालय समझ अगर गया था। आजम खान साहब बनाने का काम किया। उनका बस एक अपराध है, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। अच्छा अच्छा। उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को चाक चौबंद करने का काम किया। जो वहाँ पे जो पिछड़ा इलाका था, अच्छा। वहाँ पे कैसे एक आम आदमी को, SC ST OBC गरीब आदमी को अच्छा। कैसे शिक्षा मिल सके, अच्छा। वो व्यवस्था कराने का काम किया। आज उनको सलाखों के पीछे डाला गया है। अच्छा अच्छा। और आपने देखा होगा जिस तरीके से ये सरकार की मानसिकता, अच्छा। उदाहरण के तौर पे बताता हूं आपको मैं। और ये मदरसा चिल्लाते ही, अभी अगर बात की जाए कागज चल रहा है, कागज प्राइमरी, मांग रहा है। सुन लीजिए, प्राइमरी स्कूलों की हालत बस से बदतर है।
और जिन राज्यों में, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, कई सारे राज्यों आप देखें ये प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। और यही परिपाटी इनकी यहां पे भी है। ये जो 8,000 मदरसे की बात कर रहे हैं, ये केवल इनका एक टारगेट है कि अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, पिछड़ा शिक्षा से वंचित हो जाए। जो शिक्षित हो जाएगा तो इनसे सवाल पूछेगा, वो सवाल करेगा, अपने रोजगार को लेकर सवाल करेगा, और सवाल करेगा, अपने महंगाई की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा। वो चाहते हैं कि सवाल ना सरकार से करिए। बस सरकार की एक मानसिकता है। आप मुझे बताइए बड़ी ईमानदारी से, क्या विश्वविद्यालयों की फीस तकरीबन 4 गुना नहीं बढ़ गई पिछले 7-8 सालों में? आईआईटी की फीस 3-3, 4-4 गुना नहीं बढ़ गई? क्या गरीब आदमी का बच्चा अगर एंट्रेंस क्वालिफाई कर गया तो कैसे पढ़ पाएगा वो? दिल्ली विश्वविद्यालय का आपने देखा होगा, 2-3 बच्चे जो राजस्थान के बच्चे थे, एडमिशन हो गया उनका, लेकिन वो हॉस्टल में रहने के उनको हॉस्टल नहीं मिल पाया, और दिल्ली में रह नहीं सकते, एडमिशन हटाना पड़ा उनको, नाम कटवाना के जाना पड़ा वापस। तो ऐसी स्थिति लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही ना पाए, वो शिक्षा से वंचित हो जाए पूरी तरीके से। ये सरकार ऐसी इनकी है जान लीजिए। और आप सोचिए बड़ी, आप गौरव जी, और मैं एक बात समझ पाता हूं, आप मदरसा खेलते हो, जांच कराते हो, आप सिंपल सी बात आप बताओ कि अगर कोई बाहर से फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग का मोटिव क्या है, ये जांच करने की जरूरत है। बहुत सारी जगह, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं उनको फंडिंग मिलती है। जैसे हमारे यहाँ आजमगढ़ में सिवली कॉलेज है जी। बाहर से बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, जो यहाँ से पढ़ गए हैं, बाहर से लोग वहां पे जाके बस गए हैं, और एलुमनाई होती है, वो फीस देते हैं, पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे वर्ग के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े। लेकिन ये जो सरकार की मानसिकता है, ये खुद तो कुछ करेंगे नहीं, और लोगों को रोकेंगे भी। कैसे वहां पे अच्छी व्यवस्था मिल रही है, कैसे सिस्टम चल रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। कागज में सारे काम हो रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा सिद्धार्थनगर के अंदर यूनिवर्सिटी बनी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास जो दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्होंने, केवल आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का प्रस्तावित था, जमीन एक्वायर हो गई थी, लेकिन अभी तक केवल वही बाउंड्री है, एक भी कुछ बना नहीं वहां पे। और ये सरकार, मैंने बताया ना कि ये सरकार, आप देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हमारे अनवरत दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं फीस बढ़ोतरी को लेकर के, लेकिन इन्होंने के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और केवल ये चाहते हैं कि शिक्षित लोग ना हो, जितने शिक्षित लोग नहीं होंगे, सरकार की जिम्मेदारी चली जाएगी। मेरा सवाल है जी बताइए। शिक्षित ना हो तो इनको दिक्कत केवल 8,500 मदरसों से, 16,000 से नहीं है क्या? उनको बंद करा देंगे अगर दिक्कत होगी इनको तो। अच्छा आप बताइए गौरव जी, अगर दिक्कत इनको होगी, आप मुझे बताइए, अगर शिक्षा रोकनी होगी तो वही बंद करा देंगे। गौरव जी आप मुझे बताइए, बहुत सारी ऐसे जगह पे, जैसे मान लीजिए कि लोग छोटी छोटी जगहों पे 10-20 लोगों को इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है उसको, मैं बताऊं, मैं खुद, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस्लामिया स्कूल से पढ़ के पढ़ा हूं। अच्छा। और जो तालीम मुझे मिली है, मुझे फक्र है। मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूं, मुझे फक्र है। मुस्लिम बस्ती में पढ़ा हूं, मुझे फक्र है। लेकिन आप सोचिए, उन्हीं मदरसों ने ना जाने कितने कितने महान वैज्ञानिक पैदा किए, कितने कितने महान देश लोगों को दिया है। लेकिन आप सोचो, आपकी मनसा क्या है? आप कुछ तो करो, कुछ नया तो करके दिखाओ। आप एक यूनिवर्सिटी तो बना नहीं पाए, आप एक कॉलेज तो बना नहीं पाए, ठीक है, आप कोई इंस्टीट्यूशन नया बना नहीं पाए। अभी आपने देखा ऑलरेडी अमित शाह जी ने क्या बोला था कि भाइयों बहनों, सबसे पहला आईआईटी, पहला आईआईएम हमने बनाया। ठीक, तो झूठ बोलने में माहिर हैं। और इनके यहां तो बड़े बड़े नेताओं में जो है एक तरीके से कह सकते हैं आप कि एक कंपटीशन लगा रहता है कि कौन कितना बड़ा झूठ बोल ले जाएगा। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, कहते 86 में 56 यादव हो गए। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर संसद भवन के अंदर झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा आदरणीय अमित शाह जी बड़ी बड़ी रैलियों में झूठ बोलते हैं। तो इनको केवल झूठ बोलना है, और इनके यहाँ बाकायदा झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि झूठ को एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, बोलते रहो, वो सच हो जाएगा। चलो ठीक है। जयप्रकाश पांडे, कांग्रेस। जयप्रकाश भाई क्या कहेंगे, आधुनिकीकरण की तरफ कदम, या वास्तव में जो गलत चल रहा है उसको रोकने का प्रयास, या विपक्ष की तरह सीधी एक बात कि वर्ग विशेष को निशाना बना रहे हैं? जवाब आपका। वर्ग विशेष को नहीं, वो ये सरकार देखिए कारपोरेट परस्त सरकार है। अच्छा, कारपोरेट परस्त सरकार वास्तव में ये है कि ये गरीबों से चिढ़ है। अच्छा, तो गरीबों को कैसे इल्म हासिल हो जाए, क्योंकि शाही जी की उम्र इतनी कम तो है नहीं। अच्छा। और मुझे लगता है कि जब ये पढ़े होंगे तो हमारी तरह ही गाँव में जो है
अच्छा। निश्चित रूप से हम लोग वो पेड़ के छाया में भी पढ़े, फिर एक छप्पर बना, वो भी गांव के एक प्रधान जी थे वही जगह दे दिए थे। अच्छा। और हम ही लोग बांस बल्ली ढोए थे, छात्र लोग। अच्छा अच्छा। तो अब सवाल ये है कि अगर आप मकतब मदरसे पे इस तरह बहस करने आए हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि मकतब मदरसे में कौन मुसलमान पढ़ता है, वही पसमादा जिस पे आजकल आप घड़ियाली आंसू बहाते। लीजिए। तो सवाल ये है कि गांव में हम जब पढ़ते थे तो उस स्कूल को तो मान्यता ही नहीं थी। हाँ। तो अब इसका एक आर्थिक आधार भी देखने लायक है। अच्छा। कि जिस मकतब को मान्यता नहीं मिली है उसको आप उस ढंग से भी देखिए। और उसी गांव में जी। एक कमरे में कॉन्वेंट में इंटर कॉलेज भी चल रहा। अच्छा। चूंकि ऐसा तो है नहीं, सब लोग पब्लिक लाइफ वाले हैं, जी। सब लोग अपनी विधानसभा लोकसभा में जाते ही होंगे। जी, जी। तो गाँव में जो मानक है इंटर कॉलेज हाई स्कूल, चूंकि उसके आगे कॉन्वेंट लगा है, हाँ। तो शायद वो जांच के दायरे में ना आए, चूंकि मदरसा है तो वो रडार पे है। अच्छा, रडार तो पे है। ये एक तो बड़ी गलत जी। चीज है। दूसरा, अगर लखनऊ की बात कर रहे थे भाई साहब, हाँ। लखनऊ में भी आरटीई एक्ट है, लागू है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, भारत में है। तो जो ये सीएमएस हुआ, आरएलवी हुआ, जयपुरिया जैसे स्कूल हैं, इनको मतलब 1/4 25% सीट जो है गरीब छात्रों के लिए है आवंटित। बिल्कुल है। चूंकि इसलिए कि हमारी सरकार ने उनको जो आलीशान जमीनें दी हैं वीआईपी जोन में, चंद पैसों 25 पैसा 10 रुपया 20 रुपया वर्ग फुट के रेट से, और तमाम सहूलियतें गवर्नमेंट देती रहती है, लेकिन इस पे कभी जांच हुई? अच्छा। क्या कभी झांकने का प्रयास हुआ? अच्छा। कि वहाँ अर्जुन के मतलब द्रोणाचार्य के स्कूल में कोई एकलव्य पहुंच पा रहा? जी जी। तो सवाल ये क्या नहीं बात है, मतलब 32 बच्चे कोटा में आत्महत्या कर लिए, 50% बच्चे मुसलमानों के, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, 50% मुस्लिम तो कक्षा 8 पास ही नहीं कर पा रहा। लीजिए। 62% मुसलमान भूमिहीन है, 3.2% मुसलमान IAS IPS शीर्ष स्तर की सर्विस में है, और 5% से बिलो सरकारी सर्विस में है। तो सवाल ये है कि अब शाही जी जैसा प्रबुद्ध आदमी अगर ये कह रहा है कि विदेशी फंडिंग, अरे भैया बहुत जरूरी है, हम तो कह रहे हैं पधारो महारो देश। अच्छा। धन्य हो, बात हो कि कोई शिक्षा पे तो इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ। अब वो आपकी सरकार बैठी है, डोभाल साहब हैं, अमित शाह जी हैं, तो अब ये है कि ये इनका विषय है कि अब अगर पवित्र शिक्षा संस्था को आप कह रहे हैं कि आतंकवादी पकड़ लिए गए, अरे साहब अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ भिंडरा वाले कब्जा कर लिए, तो क्या पूरे गुरुद्वारे रडार पे आ जाएंगे? अगर एक आतंकवादी, पहले तो हमें प्रमाण नहीं, सूचना नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, तो एक अगर आतंकवादी सिरफिरा आदमी किसी जगह शरण ले लिया, अच्छा। वो मंदिर में भी ले सकता है, गुरुद्वारे में लिया ही था जी। तो आप उसके आधार पे इतना सरलीकरण कर लेंगे कि पूरे मदरसों की जांच हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां जो फंडिंग आ रही है वहां से नर्सरी हो रही है। अरे भारत में जो पाखंड अंधविश्वास वैज्ञानिकता पनपी थी 18वीं 19वीं सदी की, अगर आप देखिए तो नवजागरण की पहली मसाल अगर किसी ने पकड़ी थी, जो तार्किकता, वैज्ञानिकता और मतलब आधुनिकीकरण की अप्रोच लेके आए थे, राजा राम मोहन राय पटना में कहाँ पढ़े थे? बरस से पड़े। तो साहब शाही जी ये मसला दूसरा है। अच्छा। चूंकि आपको शिक्षा ही नहीं, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, सब पे बजट काट देना है, सीधी 2 रेखा खींच देनी है, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का अच्छा, भारत। ये करना है। और गरीबों को चाहे किसान ही हो, अच्छा। किसान का आप देखिए, मैं तो अक्सर बताता रहता हूँ, 2300 किसान भूमिहीन होता है, और वो भूमिहीन होके दिहाड़ी मजदूर बनता है, 115 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करे, दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहा। उत्तर प्रदेश में ही कितना जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कहाँ जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में राम राज जा गया है तो 1 करोड़ 23 लाख लोग माइग्रेट होके काहे दूसरे सूबों में जा रहे हैं। अच्छा। और वो भी स्लम एरिया में जा रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि यहाँ स्मृति ईरानी जी ने जो सदन में कहा अच्छा। कि 6 महीने से 6 साल के पूरे देश में 9,27,000 बच्चे कुपोषित हैं, और उसमें 4 लाख अकेले उत्तर प्रदेश में है। कुपोषण में नंबर 1 है। और तो और सुनिए, 50,000 पद आंगनबाड़ी के रिक्त है, उसमें कोई लोक सेवा आयोग की योग्यता नहीं चाहिए होती है, लेकिन नियत ही नहीं कि बच्चे कुपोषण से शिक्षा में जाए। तो शिक्षा की तो स्थिति इनकी जो कह रहे थे कि बहुत आधुनिकीकरण हो रहा गोरखपुर का, अरे सरकार गोरखपुर से अगर लखनऊ आएंगे तो आप
बस्ती फैजाबाद अंबेडकर नगर आता है, उसमें अगर प्राइमरी स्कूल और मदरसे का चित्र, हम आपको नागार्जुन की एक कविता की कुछ लाइन बता देते हैं, जो उनकी यूनिवर्सल लाइन है। उत्तर प्रदेश चाहे मदरसा मकतब हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बरबस वो लाइन याद आ जाएगी, जब वो कहते थे घुन खाए तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, वर्षा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे, दुखरन मास्टर ऐसे गढ़ता रहता है आदम के सांचे। क्या बात। तो आप कभी वहां झांकने का प्रयास करिए सरकार। आप तो कॉन्वेंट की बड़ी सुनहली तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, अभी भी दुखरन मास्टर वैसे ही, हम लोगों को जब डंडे से मारा जाता था तो मैं तो आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, ये दुखरन झा बिहार के थे, नागार्जुन की उनकी ये आंखों देखी कविता थी, तब भी यही कहा जाता कि हम दुखरन उठाएंगे। तो अभी आज भी मुसलमान 20 साल 25 साल पीछे है, उसके पास आर्थिक सामाजिक स्थिति का पिछड़ापन, उसका मजाक मत उड़ाइए शाही जी, जिम्मेदारी तय करिए। शिक्षा व्यवस्था जो है, बाबा साहब कहते थे सामाजिक परिवर्तन शिक्षा से ही होना, तो शिक्षा को राजनीति से अलग रखिए, हम आपके साथ हैं। चलो ठीक है। बिग बात मिश्रा जी क्या राय है आपकी? जयप्रकाश पांडे जी तो यहाँ पर नागार्जुन जी की कविता भी सुना रही है, तमाम बातें स्पष्ट रूप से बताए हैं, पुराने दिनों में भी याद दिला दी है। देखिए गौरव जी, सब रूबरू हुए हैं यहाँ पे बैठे, सब रूबरू हुए, मैं भी हुआ हूँ। गौरव जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर सरकार ठीक मंशा से किसी की भी जांच कराए तो विवाद की कोई स्थिति पैदा होने का कोई मतलब नहीं। खराब क्यों हो जाती है समझ में नहीं आता है, जांच कर होने दीजिए ना। ये मंशा ठीक मंशा और अच्छी मंशा और खराब मंशा क्या होती है? नहीं, वो उसको हमें आप स्पष्ट करने दीजिए। बोले मदरसा की जांच हो रही है, प्राइमरी स्कूल की भी जांच साथ साथ में हो जाए। वही बगल में प्राइमरी स्कूल भी है, 30 बच्चों के ऊपर एक मास्टर की नियुक्ति है। जरा एक बार यह भी सरकार देख ले कि उस विद्यालय में कितने बच्चे हैं और कितने मास्टर हैं। क्या बात है, इसको देख लेने में सरकार को क्या दिक्कत है? बिल्कुल। और सरकार राजधानी में सुबह की सरकारी बसों की जांच करा ले, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, संडीला, रायबरेली, जितनी बसें जा रही हैं उनमें सारे के सारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जा रहे हैं जो लखनऊ में निवास करते हैं और 70 किलोमीटर जाकर के वो बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्या सरकार ने कभी जांच कराने का प्रयास किया कि आखिर ये जब समय से विद्यालय नहीं पहुंचते, विद्यालय में बच्चे नहीं हैं, तो आखिर ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? आप खूब जांच कराइए मदरसे की, कौन आपके साथ नहीं है? सारे लोग आपके साथ हैं, लेकिन ये जो प्राथमिक शिक्षा के मंदिर हैं ग्रामीण अंचल में, आप उनकी जांच कराने का प्रयास क्यों नहीं करते? उनकी हकीकत से आप क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, उसकी भी तो जांच कराइए। आप चले जाइए गोंदला में, अगर आपको 3 दिन पहले एडवांस अटेंडेंस न मिल जाए तो आप हमसे बताइएगा। ये हालात हैं साहब वहां के। वहां अध्यापक जाते नहीं और अध्यापक रहते हैं आपके लखनऊ में और नौकरी करते हैं गोंदला में, और गोंदला में पहुंचने में लगता है 6 घंटे 4 घंटे। तो आप इनकी भी जांच कराने का अगर प्रयास करें और उनकी भी जांच कराने का प्रयास करें, क्या कभी आपने इस बात की जांच कराई है कि हरदोई, सीतापुर या आपके पड़ोसी जनपदों में जो हाई स्कूल तक की मान्यता प्राप्त वाले विद्यालय हैं उनमें इंटर के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें गैर जनपदों में एग्जाम दिलाया जाता है, फिर उनका दूसरी जगह एडमिशन नहीं होता है और वो दर दर भटकते घूमते हैं? क्या सरकार को यह मामला संज्ञान में कभी नहीं आता है? अच्छा, सरकार की जानकारी में है, सरकार को इसकी भी जांच करानी चाहिए। तो कुल मिला सरकार इस पर जांच, सरकार सबकी जांच कराए। ये विरोध की ये बात जहां पे आती है कि साहब मदरसे की बात नहीं है, बात शिक्षा के स्तर को सुधारने की। भाई सरकार कागज मांग रही है, तो उसको सुधारिए। सरकार बोली कागज दे दीजिए, कागज मत। अरे भैया, मैंने कब कहा कि सरकार कागज ना मांगे? अच्छा, सरकार कागज मांगे, लेकिन अगर सरकार कागज मांग रही है और पड़ोस में ही जो विद्यालय हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज चला रहे हैं उनके भी मांग ले तो बुराई क्या है? चल ठीक है, मांग लेते, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है। हमारे साथ नावेद शुक्र प्रेस पत्रकार जुड़े हुए हैं। नावेद भाई, प्रकरण आपके सामने है, पूरा यहाँ पर चर्चा भी, सबको आपने सुना, क्या राय है आपकी? जी आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं 4-5 बिंदुओं पे बात करूंगा, अगर जी बिल्कुल 2 बिंदुओं के बाद मेरी बात कट जाएगी तो लगेगा कि भाजपा की प्रवक्ता के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। जी जी जी। तीसरे चौथे बिंदु पे आप बात मेरी समझ जाएंगे। जी देखिए, एक नंबर 1
जी यहाँ पे जांच को नकारात्मक नहीं समझा जाए। जी जांच सकारात्मक होती है। जी जांच हम एक सामान्य लोग अपने मेडिकल चेकअप भी कराते हैं, अपने मेडिकल की भी जांच कराते हैं कि हमारे शरीर में कोई कमी अगर है तो हम उसको सुधार लें। ठीक। जांच बेजान गाड़ियों की भी होती है, जांच हर चीज की होती है। तो जांच को एक तो नकारात्मक नहीं समझा जाए, जांच भलाई के लिए। ठीक एक बिंदु। जी। दूसरा बिंदु ये, कोई भी चीज हो, आप चैनल चला रहे हो, आप चैनल में काम करते हो, हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं जी। अखबार जब चलाना होता है, हमें प्रकाशित करना होता है तो RNI रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर में उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आप चैनल चलाते हो तो PIB में, DAP में इसको एक पैनल करवाते हैं, उसका लाइसेंस लेते हैं। बिल्कुल। कोई भी हम संस्था चलाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है जी। कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसका लाइसेंस होता है। बिल्कुल। कोई भी स्कूल चलाते हैं तो उसकी मान्यता ली जाती है। यहाँ तक अगर हम सड़क पे ठेला भी लगाते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं नगर निगम से, नगर पालिका से उसका कनेक्शन होता है और वहां पर हम उसको दर्ज करवाते हैं। कराते हैं। एक तो ये चीज की रजिस्ट्रेशन, मान्यता या लाइसेंस जी जरूरी है और ये चीज हित में है। अगर हम लाइसेंस ले रहे हैं या मान्यता ले रहे हैं या रजिस्ट्रेशन ले करवा रहे हैं तो सरकार के पास हमारा डाटा चला जाएगा, डिटेल चली जाएगी, उसके संज्ञान में आ जाएगा। हमसे संबंधित काम की उसकी कोई योजना होगी तो वो हमें सब्सिडी देगी, लाभ देगी या हमारी कमियां, हमारी खूबियों को समझेगी जी। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है जी। ये होना चाहिए जी। स्कूल अगर कोई मदरसा बिना मान्यता के चल रहा है तो वो गलत चल रहा है। बिना मान्यता के मदरसा या संस्था या स्कूल कुछ भी बिना मान्यता के नहीं चलना चाहिए जी। और अगर आप मान्यता मदरसे की ले लेते हैं तो आपके लिए फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये एक बिंदु हो गया जी। अब मैं इस बात पे आना चाहता हूं जी कि विदेशी फंडिंग जी, विदेशी फंडिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। तो रजिस्ट्रेशन मान्यता की बात थी, मैंने उस पर अपनी राय स्पष्ट की। विदेशी फंडिंग क्या होती है जी? विदेशी फंडिंग भी बहुत सकारात्मक होती है जी। विदेश से अगर सोशल वेलफेयर के लिए पैसा आ रहा है तो उस देश, उस समाज, उस सरकार के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन इकोनॉमिक ताकत से हम हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होती है जी। विदेश से पैसा अगर जायज तरीके से आ रहा है, शिक्षा के लिए आ रहा है, स्वास्थ्य के लिए आ रहा है, स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है तो कोई बुराई नहीं है और सरकारों को उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर विदेश से पैसा आ रहा है किसी भी संस्था को, किसी भी मदरसे को, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो संज्ञान में सरकार के होना चाहिए। बिल्कुल। उसका ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल। ये पता होना चाहिए, सरकार को ये बताना चाहिए कि यहां से आया, इस देश से इस संस्था या इस व्यक्ति ने हमें इस उद्देश्य के लिए भेजा है, सोशल वेलफेयर के लिए भेजा है, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भेजा है या स्वास्थ्य के लिए भेजा है। ऑडिट होगा, उसकी एक एक चीज क्लियर होगी तो सरकार भी शक नहीं करेगी जी। और ये तब होगा जब हमारी संस्था या हमारा मदरसा या हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है जब मान्यता प्राप्त होगा, तभी हम सरकार में उसके कागज दाखिल कर सकते। बिल्कुल। अब मैं चौथे पॉइंट पे आता हूं कि सरकार उसकी जांच कर रही है और सरकार की मंशा ये है कि मदरसों की शिक्षा आधुनिक हो, मदरसों में सुधार हो, हमारे मुस्लिम भाई बहन अच्छी शिक्षा हासिल कर सके, मॉडर्न शिक्षा में वो आगे बढ़े, मुख्य धारा में आए, साइंस और अंग्रेजी को भी वो जाने, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी आए और तरक्की करें। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मदरसे के शिक्षक के एक हाथ में कुरान शरीफ हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, ताकि दुनिया की तालीम से भी वो वाकिफ हो और वो एक अच्छे पेशे में भी जा सके, समाज की मुख्य धारा में पेशेवर हो सके। सरकार मदरसों के उत्थान के लिए काम कर रही है, ये सरकार का कहना है, मैं भी मानता हूं, ये स्वागत योग्य है। अगर वो इस तरह का सवाल उठा रही है या जांच कर रही है कि भाई इनकी मान्यता नहीं, इनकी मान्यता होना चाहिए या उनका विवरण सरकार के पास होना चाहिए, इसका कोई इतराज नहीं कर सकता। अब मैं चौथे पांचवें बिंदु पर जो आ रहा हूं वो बात थोड़ी सी अलग है। मैंने सारी चीजें सकारात्मक कही और मैंने ये कोशिश की कि इसमें कोई गलत काम नहीं है, ये भलाई के लिए हो रहा है, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लिए, कि मदरसों को आधुनिक करने के लिए ये मुहिम चल रही है, खूब शिद्दत से मुहिम चल रही है। इतनी मुहिम चल रही है कि हर 2 महीने के बाद हम लोग टेलीविजन पे डिबेट करते हैं और एक मुद्दा छिड़ जाता है। अब ये बताइए, आपने डिबेट, मुझे लगता है कि मदरसे के इस तरह के मामलात को लेकर पिछले साल 2 साल में
कई डिबेट की होंगी, कई चैनल्स ने की, हम लोगों ने बात की जी। लेकिन ये बताइए कि आज जो हमारे जो पहले पैनलिस्ट थे हमसे पहले बोल रहे थे, मैं इसमें स्क्रीन नहीं है, मैं समझ नहीं पाया था, मैं उन्हीं की बात को रखना चाह रहा हूं और उन्होंने मेरे मन की बात कही है कि अगर सिर्फ मदरसों के उत्थान के लिए हमारी केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार इतना सारा काम कर रही है तो ये अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय थैंक्सफुल है, बड़ा आभारी है कि हमारे समाज के बच्चों की पढ़ाई को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त से कहा जा रहा है कि मान्यता बताओ, अगर और पैसा आ रहा है तो उसको पूरी तरीके से स्पष्ट करो ताकि वो बच्चों को लग रहा है कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है। ये तो अच्छी बातें हैं, इतनी तवज्जो सरकारें दे रही है। लेकिन वही बात मैं रिपीट करूंगा जो हमसे पहले के पैनलिस्ट साहब कह रहे थे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में खासतौर से प्राइमरी स्कूल जो है उसके बारे में हमारा शिक्षा विभाग कहता है, उसके पास उसकी ब्रीफिंग है, उसका विवरण है कि वो कहता है कि मुझे पता है कि शहरों में आधे जितने भी स्कूल है उसमें अधिकांश गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे या कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये बताइए उस पर कितनी डिबेट हम लोगों ने की, एक भी नहीं की। क्या बात? या फिर वो कार्रवाई उस शिद्दत से नहीं कर रहे हैं या फिर वो प्रोपेगेंडा नहीं बनाया जा रहा है कि हमेशा मदरसे की ही बात हो। हमारे देश में 80% बहुसंख्यक समाज के लोग हैं और 20 में करीब 15% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी मदरसे में नहीं पढ़ते हैं। 90% जो लोग हैं इसी तरह की मॉडर्न शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी शिक्षा में जो लचरगिरी है, यानी मैं दावे से कहता हूं कि शिक्षा विभाग की ब्रीफिंग है, वो खुद कह रही है शहर में जाल बिछा हुआ है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का। शिक्षा विभाग को यह पता है कि सरकारी स्कूलों की क्या दशा है। आप तुष्टीकरण कर रहे हो क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस उन पर आरोप लगाते हैं। समाजवादी और कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया, शिद्दत से काम किया। ठीक है, आपके आरोप सही हो सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी, उसकी सरकार भी क्या तुष्टीकरण कर रही है? अगर सिर्फ मदरसों पे काम कर रही है, मदरसों पर काम कर रही है तो स्वागत योग्य है। मैं भी कहता हूं, सब कहते हैं ये लाइन ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप तमाम स्कूलों को छोड़ के सिर्फ मदरसों को चमका रहे हैं तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? तुष्टीकरण नहीं होता जब आप बेसिक तमाम स्कूलों के ऊपर भी उसी शिद्दत से। आप मुझे बता दीजिए आपने कब डिबेट की? डिबेट तब की होती जब हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या हमारी देश की सरकार तमाम स्कूलों में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ मुहिम चलाती, उनसे कहती कि अपने मान्यता कराओ, हमें विवरण दो, स्कूलों में सुधार हो रहा हो। आपको पता है कि इंफॉर्मेशन के तहत कई बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो हमारे भाई ने अभी बात कही कि कितनी बसों को कितना घायल होता है, वो विद्यार्थियों को उसका लाभ नहीं मिलता। जैसा कि बताया गया कि किस तरह की बुरी स्थिति है सरकारी स्कूलों में, किस तरह प्राइवेट स्कूलों में लूटा जा रहा है, किस तरह बढ़ी हुई फीसें, बेलगाम फीसों की वजह से आम इंसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। उस दिशा में भी अगर 10% काम हो रहा होता और 90% काम मदरसों पे हो रहा होता तो हम कहते ये बैलेंस है। हमें तो ये लग रहा है कि मुसलमानों पे मेहरबानी ज्यादा है। ये तुष्टीकरण क्या दूसरी सूरत है? आप कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाओगे? ठीक है अश्विनी भाई, आपने सबको सुना, जवाब आपको देना है। नावेद भाई की बात भी सुनी आपने, 4 मिनट देखिए मैं और बात के पॉइंट भी सुनी। नावेद भाई से ही शुरू कर लेता हूँ। चलिए शुरू कर लीजिए। देखिए नावेद भाई ने बाकी सभी जो भी बात कहा उस पर नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने कहा कि पूरे उसमें तुष्टीकरण, आप मतलब उल्टा तुष्टीकरण हो रहा है 80% वाला और इसमें ज्यादा लोग हैं और इस गैर कानूनी स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। ठीक। तो नावेद भाई आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं पत्रकारों के साथ बैठता हूं, लगभग सारे ही होते हैं, लेकिन आप एक अच्छे प्रबुद्ध हैं। थोड़ा सा ध्यान उधर दीजिए कि जो अगर हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा वो कहीं ना कहीं से अगर वो गैर कानूनी भी हैं, अपनी आय भी वो करते हैं, वो उसी से जनरेट करते हैं, और हाई स्कूल का कहीं ना कहीं से फॉर्म भरवा के लड़कों को बोर्ड के द्वारा ही जो मान्यता प्राप्त स्कूल है एग्जाम वहीं से देने का नियम है। दूसरा, अगर वो गैर कानूनी चला रहे हैं तो वो दीनी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। लीजिए, वो वही पढ़ा रहे हैं जो एनसीईआरटी में है, वो वही पढ़ा रहे हैं जो यूपी बोर्ड में है। अच्छा। मदरसों में जो गैर मान्यता प्राप्त 8000 हैं वो दीनी शिक्षा दे रहे हैं और हम उसी को आधुनिकीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। अच्छा। तो हम कागज मांग रहे हैं, उनसे क्या बुराई कर रहे हैं ये बता दीजिए। दीनी शिक्षा से कोई परहेज है क्या अश्विनी भाई? हमको कोई परहेज नहीं है।
हमको यह है कि दीनी शिक्षा भी दीजिए हाँ। और उनको अंग्रेजी, संस्कृत और साइंस भी पढ़ाइए। जैसे वो उस बिटिया ने गौरवान्वित किया, उस अच्छा। मदरसे को मैं साधुवाद देना चाहता हूं क्या कि बात। नीट में जो है वो आई हुआ लाई। जी तो ऐसे भी मदरसे बनाइए ना। तो अच्छा। हम तो 16,000, आपने सवाल भी किया अभी हाँ। कि भाई 16,000 से हमको दुश्मनी नहीं है, इन्हीं 8,000 से है। जी नहीं, ये 8,000 हर जगह पाए गए हैं। दारुल उलूम में विदेशी फंडिंग हुई। अच्छा आसाम में देखा आपने 3 आतंकवादी पकड़े गए, मदरसों में पकड़े गए। जी। फंडिंग कहां से हो रही थी? दूसरा मदरसा वहीं के लोकल लोगों ने गिरा दिया। अच्छा उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था। अच्छा तो अब जो है इन सब चीजों से लोग उगता चुके हैं। सरकार इनको चिन्हित करके मुख्य धारा में ला रही है। जयप्रकाश पांडे बोल दूसरी रहे थे बात अभी जी बोलिए। पांडे जी जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा। पांडे जी, हाँ 17 का आंकड़ा और 23 का आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का 18% से 2-3% पर आ गया है। पलायन कहाँ हो रहा है प्रभु? लीजिए। अरे पहले भी लोग जाते थे खाड़ी देशों में कमाने और आज भी जा रहे हैं, उसको पलायन नहीं कहेंगे। वो वहां से कमाकर उत्तर प्रदेश के जो है खजाने को भर रहे हैं। अरे भैया और आप संगठित पलायन सेक्शन में गए हैं, जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर की रिपोर्ट नहीं, है नहीं, साई नहीं, जी। हाँ आपकी सरकार आंकड़ा नहीं देती, सर्च कर लीजिए। सीएमईआई का सीएमआई सर्च हर कर साल लीजिए, आंकड़ा सर्च जारी कर करती है। लीजिए। मैं उसका आंकड़ा कह रहा हूँ। किसी का भी 2%, 3% रह गया हर है। माननीय 16वां मुख्यमंत्री युवा जी का ट्वीट भी उत्तर आया प्रदेश था। का हर 16वां युवा अब जवाब ले लेने दीजिए, चंचल जी का भी हम जवाब दिल्ली, देते हैं। कोलकाता, पांडे बड़े जी सुन लीजिए। महानगरों में माइग्रेट हो रहा है। चलिए। अच्छा सुनिए। अरे भाई आप तो अब आप कांग्रेस ही तो कहते हैं हाँ। कि देश छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। तो देश छोड़ के नहीं, अमेरिका वो- वाले कितने जा रहे लीजिए। हैं, इंग्लैंड देश वाले की कितने बात जा रहे हैं, नहीं वो हर कर साल रहा होता हूं। है। देश तो- उसमें कुछ नहीं होता जी। है। तो कांग्रेस ही कुछ कहते हैं। लीजिए। 2 भ्रम यहाँ पर फैलाया गया हाँ सपा सपा के प्रवक्ता चंचल भाई के द्वारा। अच्छा 2 भ्रम। अच्छा हाँ, पहला भ्रम हाँ कि कोचिंग संस्थान को नोटिस दे दिया गया, जुर्माना लगा दिया जी गया। बिल्कुल। हाँ चूंकि वो 20 कोचिंग संस्थान जी भ्रामक प्रचार कर रहे थे, इसे जुर्माना लगाया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। सबको टॉपर और वो बता रहे थे। समाजवादी पार्टी उत्तर बीजेपी प्रदेश जो में भ्रामक फैला प्रचार रही है। करती है, हाँ बहुत हुई महंगाई की भाई, मार, अब- अब की बार मोदी सुन सरकार लीजिए, भ्रामक नहीं सुन है। लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। भाई अब सुन लीजिए। भ्रामक प्रचार अब अखिलेश जी कितना करते हैं ये भी सुनने की बात होगी ना। वो तो पहले हाँ, सुन लीजिए, सुन अब लीजिए। वो लंबाई दूसरी हो जाएगी। नीचे अच्छा, बोर्ड चंचल लगा भाई, दिए तो अच्छा, उत्तर बीच- प्रदेश नंबर अगर आप बीच में और बोलेंगे, नीति आयोग की देखिए, रिपोर्ट में है स्वास्थ्य जवाब विभाग, आप- स्वास्थ्य सेवाओं में जवाब सबसे आप नहीं निचले सुनेंगे पायदान पे जी। है। तो डिबेट दूसरे तरफ जी, चली जी, जाएगी। सुनिए, बीच पांडे में बोलने का सुनिए। कोई मतलब सुनिए, नहीं। मैं बोलिए, ना बोलिए। आप लोगों को देख भ्रामक नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रचार सिर्फ किया सुन रहा बोलिए, हूँ, बोलिए, इसलिए साई मैंने जी। नोट किया है। साई जी बोलिए बोलिए। भ्रामक प्रचार जी वो लोग करते थे। जी बिल्कुल। तो क्या अभी एक छोटा सा उदाहरण आया। जी अमिताभ बच्चन जी एक प्रोडक्ट का प्रचार करते थे जी और वो प्रोडक्ट गड़बड़ था। जी एक उपभोक्ता ने मुकदमा कर दिया। अब अमिताभ बच्चन जी के ऊपर भी अब पता नहीं केस होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी के ऊपर केस हो गया क्योंकि ये प्रचार भ्रामक है। भ्रामक था। तो उसके लिए कानून बने हैं, नियम बने हैं। जी तो अब सरकार शिक्षा का विरोध करती है, ये समाजवादी पार्टी आपके चैनल पर बैठ के कह रही है। जी मतलब उनको जो करे वो करने दिया जाए। अच्छा हाँ, ये मतलब ये है कि जो बोले लूटे, बीजेपी शिक्षा खपोते, विरोधी पार्टी है भाई। 50,000 करोड़ का कोचिंग संस्थानों का है। अच्छा और अभी आत्महत्या की बात कर रहे थे। जी कितना प्रेशर बच्चों पर है जो कोटा में आत्महत्या हो रहा है भाई। जी तो क्यों कौन नहीं करने आएगा कांग्रेस की भाई? सरकार ने वहां जांच आपकी कराया? सरकार है, करेगा कौन? क्यों नहीं? साई जी, कांग्रेस इलाहाबाद ने वहां पर विश्वविद्यालय की क्यों नहीं 4 जांच गुना फीस बढ़ कराया? गई। भाई। चंचल इसका जी भी सुन जवाब दे लीजिए, दीजिए आप। प्रकाश जी, चंचल जी दोनों। नहीं पहले अब हमारी मैंने तो पूरा जवाब भी नहीं दिया। हाँ जवाब हाँ, जवाब लीजिए। दूसरा आ रहे हैं कि जी। शिक्षा के संत हाँ बकरी चोर, हाँ जन्म तिथि को जो है इधर से उधर करने वाले, अच्छा सजा याफ्ता की वकालत कर रहे हैं। अच्छा और उन्हीं के बगल के लोगों ने, उन्हीं के रिश्तेदारों ने अच्छा ये कहा है कि हमारी जमीन कब्जा करके इन्होंने ये अरे विश्वविद्यालय भाई साहब, बना लिया। कैबिनेट कितने मिनिस्टर बड़े बकरी संत चोरी हैं करेगा वो। साई जी। मदन अरे मोहन आप- मालवीय साई बना जी। दिया उनको। आपकी अरे- पार्टी को क्या हो गया? अच्छा देखिए, नहीं, मैं अरे जवाब मैं भाई, पार्टी को नहीं हो गया है। कैबिनेट मिनिस्टर इतना वरिष्ठ उनके नेता। लोगों ने अरे कहा, पुलिस ने तो अपना कुकर्म किया उनके- ही। आप अच्छा, भला क्या एकदम बकरी किया। चोर- पुलिस ने हाँ। जो भी किया, अरे पुलिस क्या ने न्याय किया। पुलिस ने तो बाबा जी वो को भी कर तनखैया दिया। कहते थे ना। बाबा जी, नहीं नहीं, उस मतलब सजायाफ्ता हम मुजरिम गाली को गा रहे थे। हाँ। आज चंचल जी आज बैठे हुए हैं, क्यों नहीं चले गए अखिलेश जी? अच्छा अच्छा गौरव जी, वहां मिलने नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट रूप मिलने से नहीं गए, कहा, आप मिलने नहीं गए। मेरी जी। इतनी औकात कहाँ कि जी। मैं उनसे शिकवा करूं। अच्छा
अरे रुक ये जाइए शाही जी, आजम सुन खान जी का लीजिए। अरे बयान है। मिलने जाएंगे ना, मिलने जाएंगे, बोले जाएंगे मिलने। हाँ। नहीं अब जाएंगे ना, लेकिन अभी जो confirm नहीं है, है अभी चंचल उस भाई समय बोले नहीं जाएंगे, थे। हाँ। और जब जमीन कब्जा का उनके लोगों ने कहा, हाँ। तो भाई इतने बड़े मदन मोहन मालवीय नहीं हुए हैं कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया है। नंदिनी विद्यालय की श्रृंखला जब भूदान आंदोलन कब्जा से बनी करके है, जमीन, भूषण सिंह की कब्जा करके, जो मैं बता रहा भाई हूं, सुन अब लीजिए। आपकी सरकार थी, क्यों नहीं जांच कराई हमारी आपने? बहनें हैं, उन पे आपकी बलात्कार का सरकार आरोप थी, क्यों नहीं जांच कराया? भूषण शरण सिंह के जो पकड़ा विद्यालयों गया, की श्रृंखला जो भूदान बकरी चोरी आंदोलन से में आई गया, है, जो किसकी जो जांच कराए कहीं आप? से आया वो है, जमीन कब्जे की तो नहीं अखिलेश जी है, थोड़े दान किए और हैं। एक आदमी चंचल भाई, आप कह रहे हैं कि वो अखिलेश जी जमीन और कब्जा मुलायम सिंह करता नहीं है। दान किए हैं। वाह, वाह। आप जाइए जांच कराइए। अरे आपकी मैं सरकार क्या जी, तो रहा चार हूं, बार आप मुख्यमंत्री रहा है पूर्वांचल आपका। के हैं ना भाई साहब, आपका आप जानते नहीं है चार नंदिनी, बार आप मुख्यमंत्री रहा है जानते नहीं आपका। है, जांच क्यों नहीं कराया आप आपने? जानते नंदिनी जांच हम खुला है। कराएंगे, सरकार आपकी है, तो केवल अरे आजम चार खान की तक जांच आप- होगी। हाँ। भूषण शरण तो सिंह के नंदिनी विद्यालय की जांच नंदिनी करा आगे बढ़ लीजिए। गया है। नंदिनी अभी बना 5 साल के अंदर। 5 साल तो मैं सुनिए क्यों नहीं जांच कराया मैं कह रहा हूँ आपने? जांच सबकी होनी क्यों नहीं चाहिए, जांच कराया? केवल आजम पहले खान की दोषी हो, आप हैं। नंदिनी आपको की ना जांच हो। कराना चाहिए। ये आपकी आजम खान विभेदकारी ने नीति बकरी है, चुराया, यही नीति आजम हर खान ने जगह जन्म दिखती तिथि है। में हेर-फेर किया, बस मुख्तार आजम अंसारी खान ने निकल जमीन जाएंगे, कब्जा बाकी किया, बाहर रहेंगे। ये सब अच्छा, साबित हो वैसे चुका है। आजम और खान उन्होंने विद्यालय माना की है। जांच होगी, आप यहाँ नंदिनी पर की क्यों नहीं होगी। चिल्लाएंगे? अच्छा। आजम खान ने माना है अच्छा। कि हाँ हमने जन्म तिथि अरे में जांच हेर-फेर कराइए, किया। सबका नगर पता विकास चल मंत्री जाएगा। था, भाजपा तो के मैंने हर नेता रामपुर का में विद्यालय है, हर जलवा जमीन दिया कब्जे की। अच्छा। सारा रिकॉर्ड नगर निगम का, नगर पालिका का जलवा दिया। हम मंत्री थे, मेरे अच्छा। बेटे को विधायक अरे बनाना पूरा था, देश ये जला कोर्ट रहे में हैं, माना मणिपुर है। के बाद आप तो कर रहे हैं, ऐसे ये अपराधियों नगर निगम के कागजों को में क्या महिमा रखा मंडित है? मत करिए, आप तो पूरा देश उनको ही जला शिक्षावित रहे हैं मत सरकार। बनाइए। चलो ठीक है। वो दोनों जी। सजाए आपता चल है ठीक और जेल के चल अंदर। ठीक है, मैं पांडे जी को लूंगा, फिर उसके चंचल यादव लूंगा। पांडे जी अपनी बात करिए, आप कुछ बोल रहे थे जयप्रकाश पांडे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। शिक्षा के मंदिर में जैसे निजीकरण हुआ है, काफी लोगों ने जोर जबरदस्ती करी है। जी। ये पूर्वांचल के हैं, अच्छी तरह जानते हैं, मेरा उनसे क्या खास जुड़ाव है, चूंकि प्रधानमंत्री जी गोंडा में जाके नकल माफिया का जिक्र किए थे। अच्छा। तो तमाम ऐसे बाहुबली प्रकृति के लोग हैं जिनके विद्यालयों की श्रृंखला और दुनिया जानती है। अक्सर अच्छा। पेपर में आता रहता है किसी अबला की जमीन, किसी कमजोर की जमीन कब्जा करके विद्यालय बना लिया गया है। तो अगर जांच कर रहे हैं, ठीक है, आजम साहब अगर किए होंगे कब्जे तो न्यायालय उनको दंड देगा, लेकिन एक प्रतिष्ठित नेता को जो इतनी बार सदन के सदस्य रहे हैं, हाँ। वरिष्ठ नेता, उनको आप बकरी चोर कह रहे हैं, उनको आप कब्जेदार कह रहे हैं, तो जो इनकी जमीनें हैं वो भूदान आंदोलन से कोई मालवी की तरह भी अच्छू तो बना नहीं है। तो लीजिए। आप एक निरपेक्ष मतलब व्हाइट पेपर ले आइए या जी। एक पॉलिसी बनाइए जी। और सबकी जांच करा लीजिए। आपको तो हम लोग यही अपराध की आपकी नीति की करते थे कि अतीक अहमद चले जाएं, ठीक है, विजय मिश्रा चले जाएं, लेकिन विनीत सिंह को भी तो ले आइए, या तो उनको घोषित करिए कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उनके पहले लगाना पड़ेगा माननीय विनीत सिंह अपराधी नहीं कहा जाएगा, विजय सिंह को अपराधी नहीं कहा जाएगा। तो भाई राजा भैया अपराधी नहीं, वो तो राजा है। हाँ। राजा भैया अगर तलाक हो तो भी संवेदनशील है, हाई लेवल मुख्यमंत्री जी फोन कर देंगे, लेकिन अगर झोपड़पट्टी में कोई मतलब माँ बेटी जिंदा जलाई जाएंगी तो कोई ब्रिजेश पाठक भी नहीं जाएंगे। अच्छा। तो सवाल ये है कि नीति आप ट्रांसपेरेंट बना लीजिए, आपको कौन विरोध करेगा, हम क्यों करेंगे शाही जी? आप सही बताइए कि क्या किस भाजपा या कांग्रेस, हर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास विद्यालय, आप सबकी जांच कराइए, हमारी भी कराइए। अच्छा, हमें कब्जेदार कहिए, लेकिन एक आदमी को टारगेट करके चुनाव तक, चूंकि वो मुसलमान है तो वो कब्जेदार है। अब इस प्राथमिक विद्यालयों की जांच में भी अब देखिए भाई साहब कही दिए कि वहां दीनी शिक्षा दी जाए। अरे दीनी शिक्षा को जिस दिन हटा देंगे गुरुकुल की ना भाई साहब, जो वेद उपनिषद शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण छंद निरुक्त है आपके पास, अगर उसे, वो भी दीनी है, दीनी का ट्रांसलेशन से घृणा मत करिए, धार्मिक जी। तो आपके गुरुकुल की शिक्षा को हटा देंगे तो बाकी आपके यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं। उस भी ट्रांसलेशन आज जो मौजूद है, दारा सिको के मजमा उल बहरीन से है, सिर्रे अकबर के 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन उसने कराया था। लीजिए। तो आज मतलब कहिए कि उसको हटा देंगे तो आप जो पूरे दुनिया में फक्र से घूमते हैं, विवेकानंद घूमते थे, आपका साइंस में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में कोई योगदान वैश्विक स्तर का नहीं है। लीजिए। जो है उसी दीनी शिक्षा से है। दीनी शिक्षा के प्रति कारक क्यों है भाई? दीनी शिक्षा में अगर कोई सिरफिरा आ गया है, दहशतगर्द है, आप उसे सूली पे चढ़ाओ। हम तो कह रहे थे भिंडरा वाले को गोली मार दी गई, कौन भिंडरा वाले के साथ है, लेकिन पवित्र अमृतसर को आप कहेंगे आतंकवादी है? ये कौन सा सिलेक्टिव अप्रोच है? ठीक है, ठीक है। चंचल यादव बात रखे, मैं आपसे बात लेता हूं जी। देखिए 2-3 चीजें समय का मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें जयप्रकाश सर ने बहुत अच्छी बातें कही। बड़ा खुश हुआ। शाही जी ने, हाँ नहीं, शाही जी ने जो बात कही आतंकवादी 3-4 बार जिक्र किया इन्होंने। अच्छा। मैं बताता हूँ कि बीजेपी IT सेल का बंदा ध्रुव सक्सेना, अच्छा,
आपको याद होगा मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था जी। आप बताओ क्या बीजेपी आतंकवादियों की पार्टी कहोगे आप? अच्छा। या पूरा आतंकवादी सारे आईटी सेल वाले हो जाएंगे? तो एक आदमी अगर कोई पकड़ा जाता है, 2 आदमी पकड़े, 4 आदमी पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए आप पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को आप गंदा कहते हो। और एक नहीं 3-4 पकड़े गए थे, एक राज पुरोहित करके था, 3-4 और मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। दूसरी बात आता हूं, भ्रामक प्रचार की बात आप कर रहे थे कि संस्थानों द्वारा भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। अरे तो दोस्त आप ये बताइए, प्रधानमंत्री एक दिन लोकसभा में बोलते हैं कि हमने 6.5 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। अगले दिन ही राज्यसभा में बोलते हैं हमने 12 करोड़ लोगों को हर घर नल योजना जोड़ दिया। एक दिन में 6-6 करोड़, इतना लंबा लंबा झूठ। अच्छा, ये भ्रामक प्रचार नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल में बोलते हैं कि 86 में 56 यादव हो गए। आप मुझे बताइए, ये भ्रामक प्रचार नहीं साहिब जी? इसके बारे में हमें कुछ कहेंगे? चलिए, आप पूरे कहाँ की चीज के हाथ जोड़ रहे हैं? बात सुनिए, प्रचार है ये भैया, सुन लीजिए, विधानसभा का प्रचार है। सुनिए अब मेरी बात बोर्ड लगा के बोल रहे हैं लोग। अब जांच की बात आप कर रहे थे, अगर आप जांच की बात करेंगे गौरव जी, मेरे कई सारे जानने वाले, मैं जिस ग्राम पंचायत से आता हूं, मेरे ग्राम पंचायत मिश्रपुर है, हमारे कई सारे संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते हैं लोग। मैं उनकी स्थिति को जानता हूँ विद्यालयों की। आप सोचो, स्कूल में बच्चे हैं ही नहीं, सब कागज पे सारी चीज चल रही है। प्राइमरी तो है ही बात, लेकिन आप बताओ उसकी जांच कराने की आपकी हिम्मत है? केवल आपको जहां पे तुष्टिकरण, जहां पे देखना है हिंदू मुसलमान देखना है, आपको जहां डिवाइड करना है, लोगों को बांटना है, तो आप वही काम करना चाहते हो। सेलेक्टिव आपकी तो अगर कुरीति है तो आप दिखाइए ना, ये कार्रवाई करेंगे। इनको दिखाई कहां दे रहा है? जो अंधभक्ति का चश्मा लगा रखे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के, लोगों को दिखाई नहीं देता ना। आप बताइए, माननीय सांसद 2 बार सांसद रहे हो, 9 बार विधायक रहे हो, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हो, आप उसको बकरी चोरी? अरे हिंदुस्तान के इतिहास जब लिखा जाएगा आपके कार्यकाल का, शर्मकाल लिखा जाएगा आपके समय। सोचिए, डूब मरना चाहिए। आप बकरी चोरी का आरोप लगाते हो, मुर्गी चोरी का आरोप लगाते हो। आप सोचिए गौरव जी, आप ये आरोप लगाते हैं, FIR ये है एक कि दारू के ठेके से 16,800 रुपए लूटे गए, पति पत्नी दोनों लूटे। अरे शर्म करिए, सोचिए, ये सरकार के लोग हैं क्या है ये? आप सोचिए, मतलब कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा आप लोगों के बारे में? चल ठीक है। और आप जिस आजम खां के बारे में बोलते हैं, उनके यहाँ एक इंटर कॉलेज है जहाँ बच्चियों को फ्री शिक्षा दी जाती है। मैं समझ गया, आप मुझे समझ गया, मिलने जाएंगे। जमीन कब्जा करके। अरे फिर जमीन कब्जा की बात करो, सबसे ज्यादा भाजपा जमीन कब्जा किए हैं। अभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अभी मैंने बताया ना, पूरा नंदनी नगर है, सुनिए, पूरा नंदनी नगर है। जांच करा लिए होते, क्यों नहीं कराए? क्यों छूट दिया आपने? आप जांच अखिलेश जी से पूछिए, चंचल भाई, जांच कराओ ना। चंचल भाई पूछिए अखिलेश जी से, अखिलेश जी से पूछिए क्यों नहीं जांच कराए? मुलायम सिंह जी से पूछिए क्यों नहीं जांच कराए? केवल झूठ बोलना है। नहीं पूछिए ना भाई। अरे आप ही की सरकार थी 17 के पहले, और नंदनी तो 20 साल से है वहाँ। चाहते भी हो? मुलायम सिंह यादव जी 3 बार रहे, और 1 बार आपके अखिलेश जी रहे, तो 4 बार में जांच करा लेना चाहिए आपको। क्यों नहीं कराई भाई? गोली पर अटका देना चाहिए उनको। लीजिए, सुनिए, समाजवादी सरकार ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। अच्छा, समाजवादी, हाँ, ये पक्षपात होता है। हमसे जांच कराने के लिए वो पक्षपात हो रहा है। जांच कराना ही कराना है तो आप जांच कराइए, जांच कराइए, चलो ठीक है, जांच कराइए। आप लखनऊ में करा लीजिए, इसी लखनऊ, अभी इसी लखनऊ के अंदर कई सारे स्कूल हैं जो जमीन करके बनाए गए हैं। मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए, 10 सेकंड और। मथुरा में एक मेडिकल कॉलेज है, मैं आपको नोट करता हूं, नाम नोट कर लीजिएगा। वहां पे मैं भी गया था, एक दोस्त का एडमिशन था। आप बिलीव नहीं करोगे, एक किसान की जमीन को चारों ओर से बाउंड्री वाल घेर दिया गया। जबरदस्ती जमीन उसकी कब्जा हो रही है, और आपके पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष है वो। और ऐसे आप मिलोगे ना, तो ऐसे घमंड में रहता है कि आप सुन सकते हो। आप नोट कर लीजिए, जांच कराइए, हिम्मत आपकी हिम्मत जांच कराने के लिए। और सुन लीजिए, अब आ गए सफाई में, अरे सफाई जैसा कुछ बनाओ तो पहले जांच उसकी होना चाहिए, जांच उसकी होना चाहिए कि जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया भाड़ा, अरे आप कराओ ना जांच। क्यों बनाइए? आप बताओ कहां बैठना चाहते हो? चंद्रमा बैठा है, अरे भाई एक बार सेंटर में हो, आप स्टेट में हो, ट्रिपल इंजन है, डबल इंजन है, जाने कितने इंजन है। वाले जो है, हो गया। अगर आपको लगता है कि सफाई में सफाई का एयरपोर्ट नेताजी के घर का नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। सुनिए, सफाई का जयप्रकाश जी, एयरपोर्ट नहीं है वो, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ और रनवे है वो, एयरपोर्ट नहीं बना वहाँ। एयरपोर्ट बनता तो हम उसका स्वागत करते। वो नेताजी का अपनी निजी, अपन व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है उनका। कौन बताइए जरा।
बताइए कौन जहाज उतरता है? ब्रजभूषण शरण सिंह के घर 2 हेलीकॉप्टर अरे कहाँ- जहाज कहाँ कौन बनवाए? उतरता है? कहाँ बनवाए? उनके पास पैसा है, उनके पास पैसा है, वो खरीदे हैं, काहे जलन हो रही है भाई किसी को? पैसा ईडी की जांच सिर्फ विपक्ष की होगी, पैसा कहाँ से अरे आएगा ईडी हेलीकॉप्टर का? अरे अब वो सैफई का रनवे निजी सैफई संपत्ति तो थी मैंने गाँव के लिए उनकी, निजी सुनिए। सरकारी आप पैसे का दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग। कलाम साहब को पढ़ लीजिए। दुरुपयोग। कलाम साहब ने गांव के लोक विकास के लिए एकदम- सैफई का जिक्र किया था। सैफई एक रोल मॉडल अरे- है गांव स्वराज्य अरे का। आप क्या अच्छी जानते हैं? बात है, अगर अच्छी गांव बात में है। हमने गांव में स्टेडियम अगर की बात नहीं हेलीकॉप्टर की, उतर हमने जाता है तो पेट अस्पताल में की दर्द बात है। नहीं की, गांव में लेकिन अगर वो रनवे एक क्यों? जिला स्तर चलिए, हो का गया। अस्पताल है तो चलिए, दिक्कत हो है। गया। चल बीर भाई बोलेंगे, ठीक है, बीर भाई बोलेंगे। रनवे क्यों भाई? जी बीर भाई नहीं नहीं, गांव में रनवे क्यों उतर जाए बीर भाई? भाई बोले। गौरव जी, हाँ आप एक बात विचार कीजिए जल्दी बोलिए। कि जब जांच की बात होती है तो जैसे सैफई में अगर कुछ जांच योग्य है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल आप जांच करा होगी लो, होगी। उसकी जांच करा लीजिए जरा आप। हो गई, हाँ वो हो गई। अगर सैफई में जो व्यवस्थाएं जो सुविधाएं आज की तारीख में मौजूद हैं, आपका दूसरा शासन काल चल रहा है, क्या प्रदेश के किसी गांव में आपने अपने गांव में ही अपने क्षेत्र में कहीं इस तरीके की व्यवस्थाएं शुरू की हैं जो आप उस व्यवस्था का विरोध कर रहे 2017 के हैं? बाद आप सफाई उसको शुरू महोत्सव कराइए। मना कौन और मना कर कितने रहा है? जहाज उतरे आप वहां, गोद लिए ये थे एक बता सांसद दीजिए गांव हमको। भाजपा जिन गांवों को कितने- आपने कितने गोद लिया बने? था क्या हुआ? वो कितने आज तक उतरे? गोद में ही है। अरे उस शाही जी, रनवे पर कितने वो जहाज गोद से उतरे बाहर भाई? नहीं हो पाए। 17 के वो बाद पैरों पे चलना तक नहीं उनको 17 आया। के बाद जो कितने गांव जहाज उतरे गोद ये लिए स्पष्ट गए बताया थे, जाए। वो गोद कितने में जहाज ही है, उतरे वो शाही बताइए। जी। 17 के बाद, इस बात 17 के बाद कितने जहाज उतरे वहां ये बता दीजिए चल हमको ठीक है, बस। ठीक है। नाबिर भाई को लूंगा मैं, समय हो गया। नाबिर भाई जी सबसे जो एक बात बार बार निकल के आती है, इस डिबेट में भी निकल के आई जी। कि सरकार अपने लोगों को बचा लेती है, अपने दोषी अपराधियों को बचा लेती है, विपक्षियों की बाल की खाल निकाल के उसको जेल पहुंचा जी, देती है। जी, जी। ये विपक्षी प्रवक्ता बार बार कहते हैं और उनकी बात में दम भी। लेकिन उस बात का दूसरा पहलू बहुत कम समय में समझ जी, लीजिए बोलिए। कि चलिए मानते हैं कि सरकार को लगता है कि ये विपक्षी है, ये विरोधी है, उसकी एक A to Z तक उसकी कोई कमी ढूंढती है, फिर अपने लोगों से FIR करवाती है, फिर पुलिस से कहती है कि इसके गवाह जुटाओ, इसके सबूत जुटाओ और उसको जेल करा दो। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए विपक्षियों का ये जो आरोप है, लेकिन जो नाम गिनाए जाते हैं, मामले गिनाए जाते हैं, खासतौर से विपक्ष टेलीविजन पर कहता है कि फला मंत्री, फला आदमी, फला IT सेल का आदमी सरकार के बैठे हुए इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपराधी हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये टीवी डिबेट में कह देते हैं। मैं कहता हूं विपक्ष की भूमिका क्या होती है? क्या अगर आपको लग रहा है कि सरकार में बैठे 100 लोग जो हैं वो अपराधी हैं या उन्होंने जुर्म किया है लेकिन सरकार उसको बचा रही है, आप जाइए FIR लिखवाने, आप साक्ष्य लेके जाइए, आपकी FIR दबा दी जाएगी, कार्रवाई नहीं होगी। सिंह के खिलाफ भी आप सड़क FIR पर लिखवाने बैठ के जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था नावेद सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप अरे सड़क पर बैठ आपको जाइए। FIR के बावजूद भी कार्रवाई नहीं और FIR के बाद बोलने के लिए 4 बार भाजपा का पक्ष लेना पड़ रहा। आपकी पीड़ा समझ रहे हैं आप? अच्छा। और व्यक्ति की आजादी पे कितना खतरा है अच्छा, कि आप सीधी बात करने के बजाय आप सड़क पर ये पत्रकार बताइए, सत्ता का ये सनातन बताइए। प्रतिपक्ष होता है। बड़े शंकर विद्यार्थी कहते थे आपको एक मध्य मार्ग बीच का अपनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो आप पे ही सबसे ज्यादा हमला है अच्छा भाई। अगर आप पत्रकार चौथे खंभे के हैं तो व्यक्ति की आजादी पे अगर इस देश में सबसे बड़ा हमला कोई किया है तो भाजपा कर रही है। अच्छा अच्छा सुनिए आपको तो पहले मेरी बात किंतु पूरी- परंतु के मेरी- साथ बोलना पड़ रहा है। अच्छा पूरे साफ तौर से मेरी बात सुन लीजिए, 2 लाइन में मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, समय हो चुका है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रजभूषण जैसे 300 लोग सरकार में बैठे हुए अपराधी हैं। आप कह रहे हो आपकी बात में दम है, मैं कह रहा हूं आपकी बात में दम है, लेकिन इस तरह के मामले लेकर आप सड़क पे कब उतरे? क्योंकि अरे सदन खूब से उतरे मजबूर सड़क आप सड़क हुए। पे उतरे, हंगामा अरे, हुआ, जनता क्या नहीं जनता हुआ, जनता आंदोलन उतरे। चला, लेकिन सरकार ने कार्रवाई कहाँ की? आप सरकार, आप बताओ आप लखनऊ में कहां पर बैठा? अरे आप बताओ, दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन चला, आपको पता ही नहीं किसानों का चला? आंदोलन नहीं हुआ। अरे इस देश का सबसे बिल्कुल, बड़ा दिल्ली आंदोलन देश का था। सबसे बड़ा आंदोलन चला, वहाँ शहादत हुई। सब पहलवान बैठे रहे, कितने लोग वहाँ अरे गए, विपक्ष के बोल रहे हैं। इसको भी तो ध्यान दीजिए। भाई रेसलर वालों का सबसे रेसलर बड़ा वालों का आंदोलन मामला था। आप देख लीजिए, मैं इसलिए पता चला। दलों के बात उसका कर रहा लेना हूं, देना मैं लखनऊ से विपक्षी जुड़े। रेसलर दलों वालों ने- का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन आपने था। विपक्ष यहाँ पर कितना सड़क पे उतरा? जी। मैं उस उत्तर प्रदेश में इस लखनऊ की बात कह रहा हूँ। इस तरह के बताइए, कहाँ उतरा 300 है? मामले, आपकी बात में दम कहाँ है, उतरा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी बात में दम नहीं है, हाँ। लेकिन आपकी FIR, आपकी शिकायतों पर सरकार कार्रवाई अपने लोगों को बचाने के लिए अगर कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी है। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए चुना है
पहरेदारी करने के लिए। अगर सरकार अपने लोगों को अपनी गोद में, अपने आंचल में छुपा के उनके अपराध छुपा रही है, तो टेलीविजन पर सिर्फ ये कहने से काम नहीं क्या चलता। बात? साक्ष्य लेकर आप आओ, रोड पे साक्ष्य आइए, लेकर आप एफआईआर संघर्ष करिए। थाना घेर लो, सड़क पे उतर आओ। ठीक है, और ये होता है समाजवाद, ठीक है, ठीक है। ये होता है विपक्ष की भूमिका, ठीक है, ये ठीक है। कांग्रेस की भूमिका का निभाना चाहती है, तो वो नावेद जी, सड़क पे मजबूरी उतर समझ आओ। सकते हैं, आप चले। कलम पर पहरा है चले। और पूरे देश में आंदोलन अरे भैया, चल रहा है, कलम पे जगह पहरा जगह मत आप बोला पूछिए। क्या क्या पहरा है भाई? किसानों का इतना बड़ा ये आंदोलन कलम पे हुआ, पहरा अभी क्यों बोल आपने लेते नक्सल भाई? बहनों का आंदोलन की जिक्र जब हो रहा है, कलम पे उसके बारे पहरा में होता है तो कहिए। अगर आज कलम पर पहरा यूनियन को है। क्यों चलिए, आ- मैं एक बार कहूंगा, आप नाबिल इतनी भाई, बड़ी पार्टी हो। नाबिल भाई, नावेद जी, आपको नाबिल भाई, मैं बैलेंस एक बात करके कहूंगा, बोलना पड़ रहा है। जो यहाँ पर हम लोग कलम, समझ सकते चलिए, हैं पीड़ा। मैं पीड़ा समझ सकता हूँ, जो सबकी बात आ रही है, एक बात जरूर कहूंगा, कलम पर सब लोग पहरे की बात करते, कलम की बात करते हैं, और जब कलम के सिपाहियों पर कोई कार्रवाई होती है तो विपक्ष शांत रहता है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ भी है। अगर वास्तव में आपको इतनी सहानुभूति है कलम के सिपाहियों के साथ, पत्रकारों के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ, तो जरा जब समस्या होती है तो साथ खड़े होने में दिक्कत क्या है? उस समय टीवी पे कहते हैं कोई साथ नहीं आता है। नाबिल भाई, मैं गलत बात नहीं बोले हूँ, मेरी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब कोई बात आती है, कोई समस्या होती है, गिरफ्तारी होती है, परेशान किया जाता है, तब कोई भी विपक्षी साथ खड़ा नहीं होता है। महत्वपूर्ण चर्चा में सहता, और चर्चा बड़ी अच्छी रही। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा के माध्यम से हमने जाना किस तरह से यहाँ पर सबके आरोप प्रत्यारोप रहे, सब यहाँ पर अपनी अपनी बात कहते नजर आए। कोई इसको मनसा बता रहा है, कोई खराब मनसा, तो कोई ने कहा कि यहाँ पर अगर नियम कार्य पूछे जा रहे हैं, दस्तावेज पूछे जा रहे हैं, तो दिखाने में बुराई नहीं है। अब दिखाने में बुराई तो यहाँ पर निश्चित रूप से तमाम दस्तावेजों को लेकर नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर जिस तरह से बात ये भी कही गई कि केवल मदरसों की क्यों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वास्तव में जांच करा रहे हैं तो तमाम व्यवस्थाओं की होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूलों की भी होनी चाहिए, और जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं उनकी भी होनी चाहिए, और इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों की भी होनी चाहिए, मदरसों की कर रहे हैं उनकी भी करिए। यहाँ पर व्यवस्था को सुधारने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो संगठित रूप से नहीं बल्कि सामूहिक रूप से होना चाहिए, और जब सामूहिक रूप से कोई प्रयास होगा तो उसका परिणाम भी निकलेगा, और परिणाम सकारात्मक होगा, और शिक्षा नीति जो हमारी देश की जो आज और पीछे चल रही है उसको बेहतर करने के लिए जो एक शुरुआत की जा रही है, उसको एक बेहतर विकल्प भी मिलेगा, और साथ भी मिलेगा। जो विपक्ष आज आपकी बुराई कर रहा है, आपके खिलाफ खड़ा है, वो विपक्ष हो सकता है आपके साथ आ जाए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।